नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में इन दिनों मौसम चुनावी है। एक तरफ सूबे में केंद्रीय नेताओं का जमघट लगा हुआ है तो दूसरी तरफ राज्य के सियासी सूरमा भी प्रदेश में जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हर तरफ बेहतर जिंदगी के लुभावने वादे सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। बैनर और पोस्टर्स का अंबार नजर आ रहा है। बिहार की सूरत और सीरत बदलने के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। बात करते हैं सहरसा के मत्स्यगंधा झील की, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आज बात करेंगे इसी मुद्दे की। तो हम इस खबर पर बने रहेंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक झील अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लेकिन आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं हाजीपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। चाहिए कि तांत्रिक चाहिए? बिहार को कौन चाहिए? बिहार को कौन चाहिए? बिहार को कौन चाहिए? ये तांत्रिक को हटाएंगे? ये तांत्रिक को हटाएंगे? ये तांत्रिक के सेवादारों को हटाएंगे? भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का क्या मजाक बना करके बैठे हुए। मैं सुन रहा हूं यहां पर बिहारी और बाहरी एक चर्चा सुन रहा हूं। मैं जरा पूछना चाहता हूं ये बड़े भाई और छोटे भाई को, मैं लालू जी और नीतीश जी को पूछना चाहता हूं, आप 25 साल से बिहार में राज कर रहे हो। बिहार में से नौजवानों को पलायन क्यों करना पड़ता है? जवाब दो। बिहार से नौजवान को पलायन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता? नौकरी के लिए बड़े शहरों की झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? कष्ट झेलने पड़ते कि नहीं झेलने पड़ते? अपमान सहन करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? जरा लालू जी, नीतीश जी बताइए। ये मेरे बिहार का गौरव, ये मेरे बिहार की अमानत, ये मेरे बिहार का सपना, ये मेरे नौजवान साथी, ये मेरे बिहार के नौजवान, उनको बिहार से बाहर किसने भेजा? किसने भेजा? ये नौजवानों को बिहार से बाहर किसने भेजा? बिहार के नौजवान को धक्का किसने मारा? बिहार के नौजवान को बिहार छोड़ने के लिए मजबूर किसने किया? बिहारियों को बाहरी बनाने का पाप 25 साल बड़े भाई छोटे भाई की सरकार ने किया है। मेरे बिहारियों को आपने बाहरी बना दिया, उनको बिहार छोड़ने के लिए मजबूर किया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में हम एक ऐसी सरकार बना करके लाना चाहते हैं, एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं कि जिससे मेरे बिहार से नौजवानों का पलायन बंद हो जाए, बिहार के नौजवान को रोजगार यहीं पर मिले, बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सके, समय मिलने पर खेत खलिहान की चिंता कर सके, मौका पड़ने पर अपने यार दोस्तों के साथ कुछ समय गुजार सके। ऐसे मेरे बिहार के नौजवानों को बिहार की धरती पर उनका कौवत दिखाने का अवसर मिलना चाहिए, और हमारी सरकार का ये इरादा है भाइयों। और इसलिए मैं आज आपके लिए आया हूं, विकास के लिए वोट मांगने के लिए आया। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी का इस चुनाव में 6 सूत्री कार्यक्रम है। 6 सूत्री कार्यक्रम है। 3 सूत्री बिहार प्रदेश के लिए और 3 सूत्री
बिहार के परिवारों के लिए अगर मेरी बात आपके गले उतरती है, विकास के लिए विश्वास पैदा होता है, तो मैं चाहता हूं चुनाव के दिन हमारे एनडीए के साथियों समेत भारतीय जनता पार्टी के निशान पर बटन दबा करके हमें नई सरकार बनाने का मौका दीजिए। वो 6 सूत्र कौन से हैं आप याद रखोगे? याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? बिहार प्रदेश के लिए 3 सूत्र, 3 सूत्र, और ये 3 बातें हो गई तो बिहार के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। वो 3 में पहली 3 है बिजली, पानी, सड़क। मुझे बताइए, ये बिजली, पानी, सड़क पहुंच जाए तो भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिजली पहुंचे तो कारखाना लगेगा कि नहीं लगेगा? शिक्षा में सुधार होगा कि नहीं होगा? खेत में पानी पहुंचा तो किसान सुखी होगा कि नहीं होगा? किसान की फसल पैदा होगी कि नहीं होगी? अगर गांव सुखी होगा तो बिहार सुखी होगा कि नहीं होगा? और अगर सड़क हो गई तो पूरे बिहार के गांव में जो पैदावार होती है वो शहरों में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? बिहार का गरीब से गरीब बेटा भी पढ़ने के लिए कहीं पर भी जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? और इसलिए बिहार राज्य के लिए 3 सूत्र, बिजली, पानी, सड़क। बोलेंगे आप? बिजली, पानी, सड़क। 1, 2, 3। और परिवार के लिए क्या? राज्य के लिए ये, परिवार के लिए भी 3 सूत्री कार्यक्रम है मेरा। पहला है पढ़ाई। गरीब से गरीब को पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए, अच्छे से अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार के नौजवानों को लाखों रुपया दान दे करके हिंदुस्तान के किसी कोने में पढ़ने के लिए जाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। परिवार के लिए पहला सूत्र है पढ़ाई। पहला सूत्र है, पहला सूत्र, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है नौजवान के लिए कमाई। नौजवान के लिए कमाई, अपने ही घर में, अपने ही गांव में, अपने ही राज्य में उसको कमाई करने का अवसर मिलना चाहिए, उद्योग लगने चाहिए, खेती का विकास होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम निकलने चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, पहला कमाई, दूसरा पहला पढ़ाई, दूसरा पहला पढ़ाई, दूसरा और तीसरा है मेरा परिवार के लिए सूत्र, घर के बुजुर्गों के लिए दवाई। घर के बुजुर्गों के लिए दवाई। भाइयों बहनों, मेरे 3 सूत्र हैं, पहले पढ़ाई, फिर कमाई और फिर गरीब बुजुर्गों के लिए दवाई। बोलेंगे 3 सूत्र? बोलेंगे? पहला, 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 दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा। भाइयों बहनों, अगर नौजवान की पढ़ाई हो, नौजवान की कमाई हो, बूढ़ों को दवाई हो, प्रदेश के अंदर बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, क्या हिंदुस्तान में किसी राज्य की ताकत है बिहार से आगे निकल सके? कोई निकल सकता है? ये दम है, ये है ताकत बिहार में। उस ताकत को मैं भली भांति पहचानता हूं और उसको मुझे आगे बढ़ा रहा है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, ये जो महास्वार्थ बंधन है, वो कहते हैं महागठबंधन। बिहार में ये महागठबंधन के लोगों ने
60 साल तक राज किया है, 60 साल। ये 60 साल कोई कम समय होता है क्या? कम समय होता है क्या? 60 साल में बिहार को उत्तम राज्य बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? 35 साल तक मैडम सोनिया जी की पार्टी ने राज किया। 25 साल तक ये बड़े भाई छोटे भाई ने राज किया। 60 साल तक इन्होंने कारोबार किया और सबसे पहला काम किया, बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। और इसलिए चुनाव में ये 60 साल के बिहार को बर्बाद करने वालों को सजा देने के लिए चुनाव है मेरे भाइयों, सजा देने के लिए चुनाव है। मुझे बताइए, इस चुनाव में ये 25 साल जिन्होंने सरकार चलाई, उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए। मुझे सब लोग जवाब दीजिए, ये बड़े भाई छोटे भाई ने 25 साल सरकार चलाई, उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए। हिसाब देना चाहिए, हिसाब देना चाहिए। देते हैं क्या? कितनी सड़क बने बताते हैं क्या? कितने लोगों को रोजगार मिला बताएं क्या? कितने दवाखाने खुले बताते हैं क्या? कितने स्कूल खुले बताते हैं क्या? किसानों का क्या भला किया बताते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। दिन रात आज मोदी को ये चाटा मारो, कल मोदी को वो चाटा मारो, आज मोदी पे ये कीचड़ डालो, कल मोदी पे ये कीचड़ डालो। यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे लालू जी, नीतीश जी, आप समझ लीजिए, जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल ज्यादा खिलने वाला है। जितना ज्यादा कीचड़ फेंकोगे उतना ज्यादा कमल खिलने वाला है। और ये प्रयोग पहले भी बहुत कर चुके हैं, और जिन्होंने कीचड़ उछालने का प्रयास किया उन सबका हाल क्या हुआ है वो इतिहास बता देता है, और इसलिए मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, राधोपुर यहां पड़ोस में है, राधोपुर यहां से पड़ोस में है, गंगा और गंडकी से पूरी तरह घिरा हुआ है। कितना कुदरत ने उत्तम अवसर दिया है उस इलाके को कि जिसे गंगा और गंडकी दोनों, गंडक नदी, उन दोनों उनका देखभाल करते हो, और जहां से मुख्यमंत्री पैदा हुआ हो, लेकिन वहां पर एक पुल नहीं बन पाया, अभी तक एक पुल नहीं बन पाया। आज भी लोगों को नाव में नदियां पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मुख्यमंत्री देने के बाद भी उस इलाके का यह हाल हुआ, तो बिहार का कुछ भला हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? और इसलिए मैं कहता हूं, ये महास्वार्थ बंधन है। ये एक दूसरे के पैर काटने वाले लोग, एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने वाले लोग। मैंने अभी कुछ दिन पहले यहां के लोकतांत्रिक श्रीमान नीतीश कुमार जी का एक पत्र पढ़ा। नीतीश कुमार जी का एक प्रेम पत्र जो उन्होंने अपने बड़े भाई श्रीमान लालू जी को लिखा था। आपने पढ़ा क्या वो पत्र? ये नीतीश जी का लालू जी को लिखा प्रेम पत्र पढ़ा क्या? आप जरूर पढ़ लीजिए। उन्होंने क्या क्या गालियां दी है नीतीश कुमार जी है लालू जी को। लालू जी कैसे हैं, लालू जी किस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं, कैसा लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, भ्रष्टाचार कैसा कर रहे हैं। और उनमें सूत्र लिखा है कि मैं एक हाथ से लेता हूं और दूसरे हाथ से पहुंचाता हूं। यही तो चलता था लालू जी के जमाने में। और ये मेरे शब्द नहीं है, स्वयं नीतीश कुमार जी ने, लोकतांत्रिक नीतीश कुमार जी ने लालू जी को एक चिट्ठी लिखी है। और आज उस चिट्ठी को बुला करके दोनों मिलकर के आपको जासा चिट्ठी भेज रहे हैं, जासा चिट्ठी भेज रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो एक दूसरे का गला काटते थे, एक दूसरे पर विश्वास करते थे, वे आज आपको मूर्ख बनाने के लिए निकले हैं। और इसलिए मैं कहता हूं,
ये महास्वार्थ बंधन के 3 पहचान है। ये महास्वार्थ बंधन में 3 पार्टनर है। कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, 3 भागीदार है। और इन तीनों की मिलकर के पहचान क्या बनी है? इनकी पहचान है दंभ, दमन और दगा। ये महास्वार्थ बंधन की पहचान है, दंभ, दमन और दगा। क्या दंभ करने वालों को स्वीकार करोगे? दगा करने वालों को स्वीकार करोगे? दमन करने वालों को स्वीकार करोगे? और इसलिए भाइयों बहनों, हम तो आए हैं 1,65,000 करोड़ रुपया का पैकेज लेकर। 1,25,000 करोड़ का नया, और पुरानी सरकारों ने जो काम नहीं किया, ऐसे ही कागज पे पड़ा रहा था, वो 40,000 करोड़ दूसरा, 1,65,000 करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों बताइए, बिहार की धरती पर 1,65,000 करोड़ रुपया उतरेगा, बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पूरी ताकत से बताओ, बदलेगा? 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 और इसीलिए मैं आया हूं कि 1,65,000 करोड़ रुपए का सही उपयोग हो, आपके काम आए, आपके बिहार के भाग्य को बदलने के लिए काम आए। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को विजयी बनाइए। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलेंगे। सभी उम्मीदवारों से मेरी प्रार्थना है, आगे आ जाएं। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलेंगे, भारत माता के। ऐसे नहीं, ये वैशाली की धरती है। ये तांत्रिकों की जमात को चेतावनी के लिए भारत माता की जय बोलनी है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। श्रीमान विश्वनाथ भगत जी, श्रीमान सत्यानंद शर्मा जी, श्रीमान राजीव रंजन जी, हम पार्टी के श्रीमान विश्वजीत पासवान जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री बीसी विद्यार्थी जी, श्रीमान राजू पासवान जी, श्रीमान छोटेलाल राजवंशी जी, श्री प्रेम रंजन पटेल जी, भूपेंद्र साहनी जी, और इस चुनाव में जो आपके आशीर्वाद से विजय यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, हरनौत से लोजपा के उम्मीदवार श्रीमान अरुण कुमार, आइए आगे, आइए अरुण जी। हिल्सा से लोजपा के उम्मीदवार श्रीमती दीपिका कुमारी, मोकामा से लोजपा के उम्मीदवार श्रीमान कन्हैया कुमार सिंह, नालंदा से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान कौशलेंद्र कुमार, इस्लामपुर से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान वीरेंद्र गोप, बख्तियारपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान रणविजय सिंह, राजगीर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान सत्यदेव नारायण आर्य, बिहार शरीफ से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान सुनील कुमार, अस्थावा से लोजपा के उम्मीदवार श्रीमान छोटेलाल यादव। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक सभा है कि 4 सभाएं हैं। उधर कोई ऐसी भीड़ दिख रही जैसे वहां कोई सभा चल रही है। यहां तो ऐसा जन सैलाब है कि नजर ही नहीं पहुंचती है।
उधर एक सभा चल रही है, इतनी भीड़ लग रही है उस किनारे के बाहर, और इधर मैं समझता हूं दूसरी एक इतनी सभा यहां चल रही है। मुझे पता नहीं उनको सुनाई देता होगा कि नहीं देता होगा, उसके बावजूद भी इस ताप में आज नालंदा ने कमाल कर दिया है। चुनाव का नतीजा तो 8 तारीख को आएगा। 8 तारीख के बाद उनका क्या होगा वो तो सब जानते हैं, लेकिन आज इस सभा की खबर सुनने के बाद लोग तांत्रिक नीतीश जी का क्या होगा, पता नहीं क्या से क्या हो गया। भाइयों बहनों, ये बिहार के नागरिकों की सूझबूझ है, ये बिहार के मतदाताओं का राजनीतिक बड़प्पन है कि वे बड़ी आसानी से दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। एक प्रकार से बिहार के नागरिकों की सोच राजहंस जैसी सोच है, राजहंस जैसी सोच है, जो सच्चे मोती को परखने में पावरफुल है। और मैं माहौल जो देख रहा हूं, ये माहौल ये सिर्फ चुनाव के विजय का माहौल नहीं है, ये सिर्फ लोग तांत्रिक नीतीश कुमार को पराजित करने का ही माहौल ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लालू जी को पराजित करने का माहौल है ऐसा भी नहीं है, ये सिर्फ सोनिया जी को दर्पण दिखाने का माहौल है ऐसा भी नहीं है। ये माहौल 60 साल तक जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया है, ऐसे इन तीनों लोगों को सजा करने का माहौल है, सजा करने। और बिहार की जनता ये चुनाव किसी को पराजित करने के लिए नहीं लड़ रही है, बिहार की जनता बिहार का भाग्य बदलने के लिए चुनाव लड़ रही है। और मैं देख रहा हूं बिहार की जनता ने भाग्य बदलने का फैसला कर लिया है। भाइयों बहनों, ये ऐसा इलाका है, हिंदुस्तान के 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हो, 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, किसी भी भाषा में उसका शिक्षा दीक्षा हुई हो, लेकिन 5वीं 7वीं कक्षा में आते आते उसको नालंदा का पता होता है। उसे कान पे शब्द पड़े होते हैं, किताब में पढ़ा होता है कि नालंदा की कैसी गौरवशाली कहानी है, कैसा गौरवशाली इतिहास है। हिंदुस्तान का कोई बच्चा पढ़ा लिखा हो ऐसा नहीं होगा जिसने अपने जीवन में कभी नालंदा न सुना हो। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी महान विरासत के आप धनी हैं मेरे भाइयों बहनों। जिस बिहार के पास नालंदा जैसी विरासत हो और जिस नालंदा की विरासत को लेकर के पूरा हिंदुस्तान सदियों से सीना तान करके जी रहा हो, शान से माथा ऊंचा करके जी रहा हो,
आजादी के बाद उस नालंदा की चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता में डूबे लोगों को नालंदा की याद नहीं आई। भाइयों, नालंदा की याद नहीं आई। पूरा विश्व नालंदा की धरती पर ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए आता था। दूर सुदूर से लोग सालों तक यात्रा कर करके नालंदा में अपना जीवन समाप्त करने के लिए पहुंच जाते थे। आखिरी तक ज्ञान पिपासा के लिए वो यहीं पर डूबे रहते थे। लेकिन क्या हो गया, जो नालंदा की धरती दुनिया को पढ़ाती थी, दुनिया को लिखाती थी, दुनिया को ज्ञान देती थी, उस बिहार के नौजवान को आज पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा के लिए उसको अपना नालंदा छोड़ना पड़ता है। अपना गांव, खेत, खलिहान, यार, दोस्त, बूढ़े मां बाप, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और ये लोकतांत्रिक नीतीश जी, उनको लगता है अब बिहार को सिर्फ तांत्रिक बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। लोकतांत्रिक नीतीश बाबू, बिहार को तांत्रिकों की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र की ताकत ही बिहार को बचा लेगी। इतनी ताकत इस ताकत में, बिहार के नौजवान में वो ताकत है कि बिहार को बचाने के लिए किसी जंतर मंतर की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, बिहार के चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए भाइयों? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लेकिन उनके भाषण सुनिए। भाषण में क्या बोलते हैं? चुनाव है, 25 साल तक बड़े भाई छोटे भाई ने सरकार चलाई है, राज किया है, और भाषण क्या कर रहे हैं? हम सफेद कबूतर को काटेंगे, हम काले कबूतर को काटेंगे, हम मिर्ची का धुआं करेंगे। क्या चुनाव में ये सब करना है क्या? बेचारे कबूतरों को भी काटोगे क्या? क्या गुस्सा वहां निकालोगे क्या? लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, ये चुनाव बिहार का है, पिछले 10 दिन से तो आप नवरात्रि के कारण वहां गए नहीं थे, उसके बावजूद भी ये नीतीश जी, लालू जी दिन रात आप पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं? आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप पर इतने नाराज क्यों है? ये आप ही के पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझे लोग पूछ रहे हैं। आपको भी आश्चर्य होता है ना कि दिन रात मुझे ही कोसते रहते हैं, लेकिन इसका कारण मालूम है। मैंने कोई उनकी थाली छीन नहीं ली है। भोजन पे बुला करके मैंने कभी उनकी थाली छीन करके अपमानित नहीं किया है, लेकिन वो इस प्रकार से गुस्सा क्यों कर रहे हैं, नाराजगी क्यों है? ये नाराजगी का कारण है और बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। बिहार के जागरूक नागरिक इस बात को इशारे में समझ जाएंगे। कारण ये है कि पिछले 30 साल से ये अगड़े पिछड़े की राजनीति करते रहे। वे पिछड़ों के ठेकेदार और मसीहा बन गए, जातिवाद का जहर घोलते रहे और ये सपने देख रहे थे कि हम जो ये जहर लेकर के निकले हैं,
हम जो ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली थियरी लेकर के 30 साल से काम कर रहे हैं, कभी न कभी हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हमारी राजनीति यावत चंद्र दिवाकरो तपती रहेगी। ये सपने देख करके उन्होंने अगड़े पिछड़े जातिवाद ये सब करते रहे। अब उनको परेशानी ये है कि 30-30 साल तक हम ये करते रहे और अचानक ये अति पिछड़ा ये प्रधानमंत्री कैसे बन गया। एक चाय वाले का बेटा अति पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया। 30-30 साल तक 30-30 साल तक हमने जहर उगेला, लेकिन हमारे काम नहीं आया। और ये मोदी ने कौन सी मरहम पट्टी लगाई कि सबके सब उसके साथ हो गए। ये गुस्सा इस बात का है, जहर उस बात का है कि एक गरीब मां का बेटा, एक अति पिछड़े परिवार का बेटा, एक चाय बेचने वाला बेटा अचानक प्रधानमंत्री कैसे आ रहे हैं। और इसलिए लालू जी दिन रात मुझे गालियां दे रहे हैं, नीतीश जी मुझे अपमानित करते रहते हैं। मैडम सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी ने तो 15 साल से मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, लेकिन आप में जितना जोम है, ताकत है, जुल्म करके देखो, जनता हमारे साथ है, हम सेवा करके देखेंगे। क्या जहर फैला रहे हो। और इसलिए भाइयों बहनों, आज कुछ नहीं मिला, झूठ चलाया जा रहा है। आरक्षण आरक्षण आरक्षण। गुजरात में मैं 14 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, किसी भी आरक्षण को कोई खरोच तक नहीं आई। मध्य प्रदेश में हम 15 साल से राज कर रहे हैं, कभी भी आरक्षण पर खरोच नहीं आई। हम झारखंड में राज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं, राजस्थान में राज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं, गोवा में राज कर रहे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, लेकिन वहां पर कभी इस प्रकार का सोच तक नहीं आई, विचार तक नहीं आया। हमने समाज को साथ लेकर के चलने का हमेशा प्रयास किया है। और जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जिसको बाबा साहब आंबेडकर ने हक दिया है, और मैंने गरीबी देखी है, मैंने पिछड़ापन देखा है, इस परिस्थिति में कैसे गुजारा करना पड़ता है, इसके दर्द को मैं जी चुका हूं। और इसलिए उनकी रक्षा के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि लेकिन फिर भी अटल जी की सरकार इतना समय रही, कभी ऐसा हमने हाथ नहीं लगाया। लेकिन झूठ पे झूठ क्यों? उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में लोगों के पास जाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए इस चुनाव में उनको इसी प्रकार के चीजें बनानी पड़ती है। ये पहला चुनाव ऐसा है शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहले कभी भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ है। ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें ये बड़े भाई छोटे भाई ने 80% चुनाव आउटसोर्स कर दिया है, और वो आउटसोर्स किया है दिल्ली में। दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठ करके रोज नई नई कथाएं गढ़ने वाले, भ्रम फैलाने वाले, झूठ को प्रचलित करने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सिर्फ 20% ही चुनाव उनका बिहार में बचा है, 80% तो ऑलरेडी आउटसोर्स कर चुके हैं। और भाइयों बहनों,
एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके भांति भांति फैलाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। लोगों को भ्रमित करने के प्रयास कर करके ये खुद अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। मैं साफ देख रहा हूं ये जनता जनार्दन का मिजाज। मैं तो बिहार की धूल खाता खाता घूम रहा हूं भाइयों, बिहार का पानी पीता पीता घूम रहा हूं। मैं देख रहा हूं ये जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के विजय का बिगुल बजा रहा है, विजय का बिगुल बजा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में मुझे पारी ताकत से जवाब देना, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, चीन में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, जर्मनी में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, कनाडा में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। चारों तरफ हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भैया? ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार क्यों हो रहा है? पूरी ताकत से जवाब दीजिए, क्यों हो रहा है? मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये दुनिया में जो जय जयकार हो रहा है, दुनिया में विजय ही विजय का मंत्र गूंज रहा है, उसका कारण मोदी नहीं, ये 125 करोड़ देशवासी है। इसके कारण दुनिया में जय जयकार हो रहा है। आज अगर दिल्ली में आपने हमें पूर्ण बहुमत न दिया होता, 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार अगर न बनी होती, तो दुनिया में हिंदुस्तान का डंका नहीं बज सकता था। ये डंका इसलिए बजता है क्योंकि मेरे देशवासियों ने 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। इसकी ताकत है कि दुनिया का कोई भी नेता, कितना ही महान देश क्यों न हो, कितना ही ताकतवर देश क्यों न हो, कितना ही शक्तिशाली देश क्यों न हो, लेकिन उसका नेता जब मोदी से हाथ मिलाता ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है, उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते। ये ताकत है। मुझे बताइए भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में बिहार का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? नालंदा की धरती से आवाज तेज आनी चाहिए। बिहार का डंका हिंदुस्तान में बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? पूरी दुनिया में बिहार का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? अगर आप बिहार का डंका बजाना चाहते हो, तो बिहार में 2/3 वाली भाजपा एनडीए की बनाओगे, पक्का बनाओगे। आप देखिए, दुनिया को बिहार का लोहा मानना पड़ेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई। इस चुनाव में एक तरफ हम विकास की राजनीति को लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ जंगल राज की राजनीति की वकालत हो रही है। मेरे बिहारवासी, मुझे जवाब दीजिए, आपको कौन सी राजनीति चाहिए? क्या विकास की चाहिए? विकास की चाहिए? विकास की चाहिए? चुनाव का मुद्दा विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चर्चा विकास पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन्होंने 25 साल सरकार चलाई, बड़े भाई छोटे भाई ने। उन्होंने अपने काम का
हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलो। उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कितने स्कूल खोले बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कितने रोड बनाए बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कितने अस्पताल खोले बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? इंजीनियरिंग में विद्यार्थियों को कितनी सीटें नहीं बनाई वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बिजली के कितने कारखाने लगाए बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताते हैं, बताते हैं, जवाब देते हैं, समझाते हैं, क्या करते हैं? बस मोदी को गाली दो, एक ही काम। क्या लोकतंत्र इस प्रकार से चलता है? उन्होंने ये महास्वार्थ बंधन बनाया, महास्वार्थ बंधन। इस महास्वार्थ बंधन में मैं सोच रहा था 3 ही खिलाड़ी हैं। एक लालू जी, दूसरे लोकतांत्रिक नीतीश कुमार, तीसरे मैडम सोनिया जी। लेकिन मुझे अभी अभी पता चला 4 का गठबंधन है। एक है आरजेडी, दूसरा है जेडीयू, तीसरी है कांग्रेस और चौथा है तांत्रिक। ये 4 का गठबंधन मैदान में है। मुझे बताइए, ये 18वीं शताब्दी की सोच लेकर के 21वीं सदी का बिहार बनाया जा सकता है क्या? क्या जंतर मंतर से बिहार बनेगा क्या? ये क्या बर्बादी का चमन चल रहा है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, इसलिए मैं आज आपके पास आया मेरे भाइयों बहनों। बिहार को ये 18वीं शताब्दी की सोच से मुक्ति दिलानी है, आधुनिक दिशा में जाना है। हमें जंतर मंतर नहीं चाहिए, हमें तो कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। हमारे नौजवानों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ताबीज होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त।